इमरान खान बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ दोनों मिल के इनको स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाना चाहते हैं। ये आपने उनके ख्यालात पहले सुने होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर सुन लें कि इमरान खान साहब ये नैरेटिव दे रहे हैं कि ये मैं नहीं चाहता कि स्टैब्लिशमेंट के साथ मेरी लड़ाई हो, ये आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ चाहते हैं। लिहाजा वो रोज़ मुझे स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाते हैं और हम दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करते हैं। उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है। अब जाहिर है खान साहब ने फरमाया, तो खान साहब के फरमाए को झूठ कैसे कहा जा सकता है? वो तो जाहिर है हमेशा सच बोलते हैं और उनकी हर बात हकीकी होती है। तो मैं इनकी हकीकी बात को हकीकत मान लेता हूँ और इनकी जो भी वो कह रहे हैं उसको सच मान लेता हूँ और उसके साथ ही कहता हूँ कि खान ने कहा है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा होगा। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब ने मजबूर किया होगा कि आप माइक्रोफोन के सामने खड़े हों और ये कह दें कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और ये जो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं ये वफादार नहीं है इस मुल्क के साथ और ये मुल्क के साथ बेवफाई कर रहे हैं। अब यकीनन ये मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब होंगे जिन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि आप ये कहें कि चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता। जब घर में टाका पड़ा हो तो चौकीदार तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो कैसे कह सकता है कि मैं तो न्यूट्रल हूँ? उसने तो मुकाबला करना होता है। और फिर ये भी जाहिर है इन दोनों ने कहा होगा कि आप ये कह दें कि चौकीदार को तनख्वाह तो मैं देता हूँ, हम लोग देते हैं। फिर यकीनन इनको ये भी कहा होगा कि आप ये भी कह दें कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो तो इंसान होता ही नहीं। फिर इनको ये भी कह दिया होगा कि ये कुछ लोग हैं जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है वो गद्दार है। और फिर ये इन्हीं दोनों ने इमरान खान साहब को मजबूर किया होगा कि आप ये कह दें कि जो सिपा सलार है वो मीर जाफ़र है और मीर सादक है। और ये भी इन दोनों ने कहा होगा कि आप बार बार अपनी हर तकरीर के अंदर मीर सादक को मीर जाफ़र का नाम ज़रूर लें। और फिर ज़ाहिर है ये आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ही होंगे कि जिन्होंने इमरान खान साहब को मजबूर किया था कि आप एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जो इस्तिलाह है उसको कॉइन करें। और फिर ज़ाहिर है ये भी आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ होंगे कि जिन्होंने इन्हें कहा था कि आप कंटेनर पर खड़े होकर ये कहें कि एक डर्टी हैरी आया है और जब से वो आया उसे लोगों को नंगा करने का बड़ा शौक है। और फिर ये भी इन्हीं दोनों ने मजबूर किया होगा कि आप DGI के ख़िलाफ़ बात करें कंटेनर पर खड़े होकर। फिर इन्हीं दोनों ने मजबूर किया होगा कि आप जनरल बाजवा साहब को मुतनाज़ा बनाएं। फिर इन्हीं दोनों ने मजबूर किया होगा कि आप जो अगले आर्मी चीफ़ है उसकी तैनाती को मुतनाज़ा बना दें। फिर इन्हीं दोनों ने मजबूर किया होगा कि आप ये क्लेम करें कि इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जनरल बाजवा साहब को हटा के या इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कर सके। और ये भी यकीनन आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब ने ही मजबूर किया होगा कि इमरान खान साहब ये कह दें कि जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते आप जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। तो ये सारी बातें ज़ाहिर है फिर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब भी कर रहे होंगे या वही इनको मजबूर कर रहे होंगे कि आप इस लेवल तक चीज़ों को लेकर जाएँ। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करना चाहते हैं। लिहाजा मैं अब ये भी बाय करने के लिए तैयार हूँ कि यकीनन इमरान खान साहब को इन्हीं दोनों ने मजबूर किया होगा कि ये एक साइफ़र को मरासला बनाएं और मरासले को फिर धमकी बनाएं और धमकी को फिर साजिश बनाएं और फिर साजिश को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गद्दारी और पाकिस्तान को तोड़ने का एक मनसूबा डिक्लेयर कर दें। और फिर ज़ाहिर इन्हीं दोनों ने कहा होगा कि आप अमेरिका के सामने एक जिहाद का अलम बुलंद कर दें और पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दें। और फिर इन्हीं दोनों ने इन्हें मजबूर किया होगा कि जब भी डॉलर थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो पाकिस्तान में या इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर होनी शुरू हो जाए तो आप फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक कोई ऐसा कोहराम बपा करें कि वो स्टेट के हाथों से दोबारा निकल जाए और मामला दोबारा ज़ीरो पर चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है
ये आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज साहब भी करवा रहे हैं, इमरान खान साहब खुद तो नहीं करना चाह रहे, और ना वो करना चाह रहे हैं ना ही वो कर रहे हैं। अब अगर ये सब कुछ ही कोई और कर रहा है इनके लिए, वो फैसल वाडा साहब को यही लॉन्च कर देते हैं, अरशद शरीफ साहब को भी यही कत्ल कर देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर को भी यही कंट्रोल नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट जो है उसको भी कमज़ोर यही लोग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सुबकी भी पूरी दुनिया में यही करवा रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी यही करवा रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए पाकिस्तान, और इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस बना के इन दोनों को उनके सामने कटहरे में खड़ा करके जो इमरान खान साहब तजवीज़ करें वो सज़ा इन दोनों को दे देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को किसी दिन बैठ के ठंडे दिलो दिमाग के साथ ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो वाकई सियासत में वापस आना चाहते हैं तो फिर उसका एक ही तरीका है कि वो दोबारा कौमी असम्बली में वापस आएँ, कौमी असम्बली में बैठें, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करके कोई ऐसा पीसफुल सोल्यूशन निकालें कि जिससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी चलती रहे और सियासत भी चलती रहे। अगर तो इमरान खान साहब उस क्यू में आ जाते हैं तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी किसी न किसी वक्त जल्द या बदेर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम से ही बाहर हो जाते हैं, ये पार्लिमानी जमहूरियत को नहीं मानते, ये कौमी असम्बली को नहीं मानते, ये गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये सियासी जमातों की जो सियासी पोजीशन है उसको तस्लीम नहीं करते, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंजा आजमाई जारी रखते हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के लिए दरवाजे बंद होते चले जाएं। ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के साथ मुतक्का लगा लें, उनके साथ टाकरा शुरू कर दें और उसके बाद आप सियासत भी कर सकें? और फिर यह भी कैसे मुमकिन है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को दबा के, इतना दबा के कि वो दीवार के साथ लग जाए और उसके बाद आप दोबारा इक़्तिदार में आएँ और फिर आपको हुकूमत करने का मौका मिल जाए? क्योंकि बिल आखिर गवर्नमेंट जब आप करते हैं तो आपको स्टेट के इदारे चाहिए होते हैं। अब अगर इदारे ही आपके साथ नहीं चलना चाहेंगे तो फिर आप हुकूमत कैसे करें? मसलन पाकिस्तान के अंदर 80% जो काम है रियासत के वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और जब इस्टेब्लिशमेंट ही आपसे नाराज़ होगी तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि 80% काम तो आपके इख्तियार से निकल गए। फिर ना आप वजारत दाखिला चला सकेंगे, ना आप वजारत खारजा चला सकेंगे, ना आपके पास कोई ऐसा आर्मी चीफ होगा कि जो कभी दुबई को राज़ी कर ले, कभी कतर को राज़ी कर ले, कभी चाइना को राज़ी कर ले, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे मांग के ले आए। तो जब वो नहीं आपके साथ चलेंगे तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? और इसके साथ साथ अगर सियासी जमातें भी आपके खिलाफ हो जाती हैं और वो रोज़ पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू कर देती हैं तो फिर आप पाकिस्तान को कैसे गवर्न करें, कैसे चला सकें? दूसरा, अगर अपोजिशन आपको वोट नहीं देती या वो कौमी असम्बली में नहीं बैठती तो आप कानून कैसे पास करें? और अगर आप कानून पास कर भी लें तो उस कानून की आइनी हैसियत क्या होगी, उसकी इखलाकी सूरत हाल क्या होगी? तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके पास तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या कर लेंगे आप? क्या आप मुल्क को चला सकेंगे फिर? तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इन सारी 12 की 12 सियासी जमातों को नाराज़ करके और इनकी स्पेस बंद करके और इस्टेब्लिशमेंट को बुली करके, इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ के, इस्टेब्लिशमेंट को दबा के, इसको दीवार के साथ लगा के अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, और उस डिज़ास्टर में इमरान खान साहब भी जाएंगे, इनकी पार्टी भी जाएगी और शायद पाकिस्तान भी चला जाए। लिहाजा अकल ये कहती है कि आप दरमियान का रास्ता निकालें, और दरमियान का रास्ता क्या हो सकता है? वो मुज़ाकराती हो सकता है। याद रखें कि सियासतदानों के पास सिर्फ एक ही फ़न होता है और उस फ़न को कहते हैं डायलॉग। ये डायलॉग करना जानते हैं। ये दुश्मन, इंतहाई बड़े दुश्मन के साथ भी बैठ जाते हैं। इसमें बेशुमार मिसालें हैं कि जैसे जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान दूसरी जंग अजीम हुई, जर्मनी को उन्होंने रगड़ दिया, तबाह कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टेबल पर बैठे सब, टेबल पर बैठ के मामलात को सेटल किया गया। अमेरिका ने 1945 में जापान के अंदर 2 एटम बम फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकन और जापानीज टेबल पे बैठे और मसला हल हुआ। सेम इसी तरह रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चलती रही, और इस कोल्ड वार का क्या नतीजा निकला कि बिलाखिर रेगन को गोरबाचोव के साथ आइसलैंड के अंदर मुलाकात करनी पड़ी, तो उन्होंने बैठ के मामलात को सेटल किए। लिहाजा ये याद रखें कि मुल्क हो या पॉलिटिक्स हो, इसके अंदर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है मामलात को सेटल करने का, वो होता है डायलॉग। और डायलॉग करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे को स्पेस दें और कुछ स्पेस आप खुद हासिल करें। अगर आप घर में बैठ के ये कह देंगे कि मैं हर सूरत आज ही इलेक्शन चाहता हूं, तो फिर दूसरा आदमी आपके पास क्यों आएगा?
आपको चाहिए कि थोड़ी सी स्पेस दें उन्हें, कि जी आइए हम इलेक्शन पे बैठ के फैसला करते हैं, हम ये फैसला कर लेते हैं कि मुल्क में कब इलेक्शन होना चाहिए, फिर तो दूसरा फरीक आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं 15 नवंबर के अंदर अंदर हुकूमत चली जाए और ये ऐलान कर दें कि जनवरी के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर तो हुकूमत तो आपके साथ नहीं बैठेगी, फिर तो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है, फिर तो कोई शख्स बात नहीं मानेगा आपकी। और सेम इसी तरह अगर आप स्टैब्लिशमेंट से कहें कि आप इस गवर्नमेंट को चलता करें और इलेक्शन करवाएं और मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट आपकी बात मानेगी? नहीं माने। तो मुज़ाकरात का एक ही तरीका है कि आप दूसरे को स्पेस दें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें और फिर उसके पास बैठ के अकल की बात करें और फिर एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें। लेकिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ते रहेंगे, उनको जानवर कहते रहेंगे, उनको गद्दार कहते रहेंगे, उनको इस कयास, इस अफरा तफरी का जिम्मेदार करार देते रहेंगे और साथ गवर्नमेंट को ये कहते रहेंगे कि आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आप चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर आप डायलॉग किसके साथ करें? क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? लिहाजा मेरा मशवरा ये है इमरान खान साहब को कि अपनी घंटियाँ दूसरों के गले में बांधना बंद करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, थोड़ी सी स्पेस दूसरे लोगों को दें और फिर मेज़ पे बैठ के मसले का कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालें। अल्टीमेटली आपको मेज़ पर बैठना ही पड़ेगा। अब बैठ जाएं या बहुत ज़्यादा खून खराबे के बाद बैठ जाएं या फिर मुल्क में इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगने के बाद बैठ जाएं, लेकिन बहरहाल आपको इन सब लोगों के साथ बैठ के इस मसले का कोई ना कोई सलूशन निकालना होगा। और अगर आप नहीं बैठते तो मैं आज दावे से कहता हूं कि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय ख्वारी के, और उस ख्वारी में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।